दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, इंतज़ार किस बात का है। आज बात सीरिया की। कभी सीरिया का नाम सुनते ही ओल्ड सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और कल्चरल हेरिटेज साइट्स की एक खूबसूरत सी तस्वीर आंखों में उतर आती थी। दमिश्क की गलियों में चहल पहल थी, अलेप्पो के बाजारों में रौनक थी, मगर फिर इस आबाद और खुशहाल देश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जो ना सिर्फ सीरिया की आत्मा को झकझोर गया, बल्कि जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस देश में ऐसी चिंगारी भड़की जिसने इसको जलाकर राख करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों ने दुश्मनों का रूप ले लिया, शहर मलबों में तब्दील हो गए और मासूम जिंदगियां खून से रंग दी गईं। सीरिया का ये संघर्ष ना सिर्फ सत्ता की लड़ाई थी, बल्कि इंसानी अस्तित्व की सबसे खतरनाक आजमाइश बन गई। इस कहानी में साजिशें हैं, विश्वासघात है, शक्तियों की टकराहट है और एक ऐसा दर्द है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई एक हंसते खेलते देश का इतना बुरा हाल हो सकता है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या इस देश के साथ, कैसे भड़की इसमें सिविल वॉर की चिंगारी। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सीरिया वेस्टर्न एशिया का एक ऐसा देश जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ करता था। मिडिल ईस्ट में बसा ये देश दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखता है। ये लगभग 1,85,180 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ 20 लाख के आसपास। सीरिया के नॉर्थ में तुर्की, ईस्ट में इराक, साउथ में जॉर्डन और वेस्ट में लेबनान और इजराइल बसे हुए हैं। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी का पश्चिमी किनारा सीरिया को छूता है और इसे नेचुरल ब्यूटी और कमर्शियल इंपॉर्टेंस देता है। इसकी राजधानी दमिश्क दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और आज भी खुद में इतिहास की कहानियां समेटे हुए है। इस देश की मिट्टी दोस्तों इतिहास की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का जन्म स्थान है। मेसोपोटामिया की गूंज से लेकर रोमन साम्राज्य की छाप तक यहाँ के हर पत्थर के नीचे इतिहास सांस लेता है। कभी ये सिल्क रूट हुआ करता था और उसका भी इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, जहां से व्यापारी दूर दूर तक जाते थे। हालांकि बीते दशकों में सीरिया वॉर और संघर्ष का एक सिंबल बनकर रह गया है। सिर्फ सिविल वॉर ने सीरिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इस खुशहाल और आबाद देश में जंग की चिंगारी भड़की कैसे, जो कि आज एक ज्वालामुखी बन चुकी है। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है साल 2011 से। ये वो दौर था जब अरब देशों में अरब स्प्रिंग की आंधी चली थी। आप कहेंगे अरब स्प्रिंग क्या था? दरअसल अरब स्प्रिंग अरब देशों में सरकारों के खिलाफ एक जन जागरण था। तानाशाही, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, बेरोजगारी, पॉलिटिकल करप्शन, बदहाल इकोनॉमी जैसे मुद्दे इसकी खास वजह थे। ट्यूनीशिया और मिस्र की तरह सीरिया में भी बदलाव की लहर उठी, पर यह लहर जल्द ही एक तबाही में तब्दील हो गई। मार्च 2011 में जब सीरिया की सदर्न सिटी डेरा में कुछ बच्चों ने स्कूल की दीवारों पर सरकार के खिलाफ नारे लिख दिए। वैसे तो ये नारे मामूली थे, मगर पता नहीं क्यों सीरिया की सरकार को इतने बुरे लगे कि उन मासूम बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और ना सिर्फ ये किया गया, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया गया। मासूम बच्चों के साथ हुई इस अमानवीय बर्बरता ने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। लोग सड़कों पर उतर आए और आज़ादी और बदलाव की मांग करने लगे। सीरिया की सरकार ने इन लोगों की एक नहीं सुनी और उल्टा इन पर गोलियों और बमों की बारिश कर दी। देखते ही देखते सीरिया की साफ सड़कें खून से लथपथ हो गई और ये पीसफुल मूवमेंट एक जबरदस्त खून खराबे में बदल गया। एक और बशर अल असद की सरकार थी जो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती थी, और दूसरी ओर जनता का गुस्सा जो अब बगावत का रूप ले चुका था। और कुछ इस तरह से सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी ताकतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आपके जहन में ये बात जरूर आ रही होगी कि जब सीरिया के पास खुद की सरकार है तो उन्होंने क्यों विदेशी ताकतों को अपने देश में इंटरफेयर करने दिया। दरअसल सीरिया में दशकों से बशर अल असद परिवार का शासन कायम रहा है। 1970 से लेकर आज 2024 तक सीरिया पर असद परिवार ही सत्ता में बना हुआ है। पहले तो हाफिज अल असद और अब उसके बेटे बशर अल असद। शुरुआत में जब सत्ता की डोर असद के हाथों में आई तो लोगों ने उसको एक मॉडर्न लीडर की तरह देखा, लेकिन टाइम के साथ साथ उसका भी असली चेहरा सामने आ गया। वहां हुई क्रांति के तहत सबसे पहले फ्री सीरियन आर्मी FSA एक विद्रोही गुट के रूप में सामने आया, जिसने जमकर असद सरकार की खिलाफत की। इससे इंस्पायर होकर बाद में जिहादी और चरमपंथी गुटों ने भी सीरिया की इस लड़ाई में अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर दिया। ISIS जैसी खतरनाक विचारधारा वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने हालातों का फायदा उठाया और देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। एक तरफ तो ये छोटे छोटे विरोधी गुट थे जो सीरिया को असद सरकार से बचाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ रशिया और ईरान जैसे देश भी सीरियाई सरकार की पूरी मदद कर रहे थे। ईरान और रशिया के हथियारों और मिलिट्री पावर के सहारे
असद शासन अपनी कुर्सी बचाने में लगा रहा। जब विद्रोही गुटों ने देखा कि असद शासन का पलड़ा भारी है तो उन्होंने भी वेस्टर्न कंट्रीज और खाड़ी देशों की मदद लेनी शुरू कर दी। लेकिन असद सरकार के खिलाफ शुरू हुई ये जंग अब सत्ता के लिए नहीं रह गई थी, बल्कि धर्म, राजनीति और बाहरी ताकतों के स्वार्थ की जंग में तब्दील हो चुकी थी, जिसने सीरिया के नक्शे को टुकड़ों में बांट दिया। कहीं असद का शासन, कहीं विद्रोहियों का कब्जा और कहीं आतंकवादियों की हुकूमत। अगर देखा जाए तो आज सीरिया में सिविल वॉर की जो खतरनाक हालत बनी हुई है उसमें विदेशी ताकतों का बहुत अहम रोल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब सीरिया की जनता सरकार के खिलाफ जंग लड़ रही थी तो रूस और ईरान असद सरकार की मदद कर रहे थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे? इसके पीछे इन दोनों देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट छुपे हुए थे। रूस सीरिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दरअसल सीरिया में टार्टस पोर्ट है जो रूस के लिए मिडिल ईस्ट में लास्ट मिलिट्री अपीयरेंस के तौर पर बेहद ज़रूरी है। अगर रसिया सीरिया को सपोर्ट ना करता तो शायद ये वहाँ से उसकी मिलिट्री को हटा देता और ये मिडिल ईस्ट के देशों की निगरानी नहीं कर पाता। इसलिए रूस ने बशर अल असद के सपोर्ट में न केवल डिप्लोमेटिक बल्कि मिलिट्री इंटरवेंशन भी किया। रूसी लड़ाकू विमान आसमान से बमबारी करने लगे और असद की सेना को मजबूती देने लगे। लेकिन ईरान ने इसे क्यों सपोर्ट किया? दोस्तों, ईरान ने असद शासन को धार्मिक और राजनीतिक कारणों से सपोर्ट दी है। सीरिया में ईरान की प्रेजेंस उसके शिया विस्तारवाद का हिस्सा थी, जिसके तहत ईरान ने असद की सेना को हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और मिलिट्री एडवाइजर्स के जरिए मदद पहुंचाई। दूसरी ओर अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपियन देश विद्रोहियों के सपोर्ट में उतर आए। अमेरिका ने असद सरकार के खिलाफ डेमोक्रेटिक शिफ्ट का दावा करते हुए विद्रोही गुटों को सपोर्ट देना शुरू किया। लेकिन अमेरिका का ऐसा करने के पीछे का असली मकसद कुछ और था। वो नहीं चाहता था कि सीरिया पर रूस और ईरान का प्रभाव बढ़े। सऊदी अरब और कतर जैसे खाड़ी देश इस कन्फ्लिक्ट में सुन्नी शिया की धार्मिक राजनीति कर रहे थे। वो विद्रोही गुटों को धन और हथियार भेजकर असद शासन को चुनौती दे रहे थे। फिर मैदान में उतरे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस और अल कायदा जैसे गुट, जिन्होंने इस अराजकता का फायदा उठाकर अपने पैर जमा लिए। दुनिया की सुपर पावर्स इन्हें रोकने के नाम पर सीरिया में अपनी सेनाएं और हथियार उतारने लगीं, लेकिन उनकी असली मंशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट्स को पूरा करने से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। सीरिया के लोगों को लग रहा था कि ये सभी देश उसके शुभ चिंतक हैं, उनके लिए सहानुभूति रखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीरिया एक ऐसा जंग का मैदान बन गया जहां असद शासन, विद्रोही गुट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और विदेशी ताकतें, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा था। सीरिया की जनता सिर्फ इन सुपर पावर्स के खेल की शिकार बनकर रह गई। एक तरफ सीरिया की मासूम जनता जो अपने ही देश में सरकार के खिलाफ जंग लड़ रही थी, तो वहीं बाहर के देश इसमें इंटरफेयर करके आग में घी का काम कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो सीरिया के ही लोगों का हुआ। वहां पर एक ऐसी खतरनाक स्थिति बन गई कि वो अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं रहे और जल्द ही उनको एहसास हो गया कि सरहदों को पार करना ही इस आग से बचने का एकमात्र रास्ता है। इस तरह सीरिया का ये युद्ध सबसे बड़े रेफ्यूजी क्राइसिस में तब्दील हो गया। करीब 1,30,00,000 लोग यानी सीरिया की आधी आबादी अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गई, जबकि लगभग 70 लाख के आसपास लोग सीरिया की सीमाओं के भीतर ही माइग्रेट हुए। तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और यूरोप के देश उन बेघर लोगों की पनाहगाह बने, लेकिन ये पनाहें भी उनके लिए संघर्ष और मुश्किलों से भरी हुई थी। उनके छोटे छोटे बच्चे जो कभी स्कूल जाया करते थे, अब उन अस्थायी कैंप्स में धूल में खेलते नजर आने लगे। इन रेफ्यूजी कैंप्स में जिंदगी किसी तंबू के नीचे सिमटी हुई है, जहां ना बिजली है, ना पानी है और ना ही किसी तरह की कोई सुरक्षा का इंतजाम है। इस तरह के रिफ्यूजी क्राइसिस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि किसी भी देश में होने वाले सिविल वॉर का ह्यूमन लाइफ और उसके कल्चर पर कितना बुरा असर पड़ता है। दशकों से चले आ रहे इस संघर्ष ने सीरिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। सीरिया में अब इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो एक मजबूत देश की तरह दुनिया के नक्शे पर अपने पैर जमा सके। 2011 से शुरू हुआ ये सिविल वॉर ना सिर्फ लाखों जिंदगियों को निगल गया है, बल्कि इसने एक महान सांस्कृतिक विरासत को भी बर्बाद करके रख दिया है। इस युद्ध ने इंसानियत को जितना छलनी किया, उतना ही इतिहास के पन्नों को भी राख बना दिया। 5 लाख से ज्यादा लोग इस लड़ाई का शिकार हो चुके हैं। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, कोई सुरक्षित नहीं रहा। हर दिन के धमाके और गोलियों ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया है। दमिश्क और अलेप्पो जैसे ऐतिहासिक शहरों की गलियां गुजरे वक्त का इतिहास सुनाती थी, आज ये शहर मलबे के ढेर हैं। पलमायरा जैसे हिस्टोरिकल साइट्स जो कभी रोमन साम्राज्य की शान दिखाते थे, अब तबाह हो चुके हैं। आईएसआईएस जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ की पुरानी मूर्तियों और पूजा के स्थानों को हथौड़ों और बमों से तोड़कर मिटा दिया है। सीरिया में आज अगर ये सिविल वॉर नहीं होता तो यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत सुनहरा हो सकता था, लेकिन इस युद्ध ने बच्चों की आंखों से उनके सपने छीन लिए। हजारों स्कूल बर्बाद हो गए। किताबों की जगह बंदूकों और बमों की आवाजों ने ले ली।
एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह गई, जो आने वाले वक्त में सीरिया के पुनर्निर्माण के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती थी। फिलहाल सीरिया के हालात बद से बदतर हो गए हैं। अल बसद अपने परिवार समेत रशिया भाग चुका है। जो विद्रोही गुट सरकार के खिलाफ जंग में थे वो अब आपस में ही लड़ रहे हैं। इजराइल इन हालातों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गोल्डन हाइट्स पर जाकर कहा कि इजराइल इस मौके का जरूर यूटिलाइज करेगा और अब सीरिया वर्ल्ड मैप से हटने वाला है। वैसे तो सीरिया में सिविल वॉर का आगाज आज से 13 साल पहले हो गया था, लेकिन इस साल 27 नवंबर से ये इतना अग्रेसिव हुआ कि अब सीरिया की पूरी तस्वीर ही बदल गई है। असद सरकार का तख्ता पलट हो चुका है और सीरिया की बागडोर हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS के हाथों में आ गई है। HTS एक नया सीरिया बनाने की बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त वहां से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे ऐसा लग रहा है कि हालात बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं और वो दिन भी दूर नहीं लगता दोस्तों जब ये गुट भी चरमपंथी इस्लामिक ग्रुप ISIS का रास्ता अपना लेगा। फिलहाल ये अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार रहा है। सीरिया में चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के अंदर आम लोगों की चीखें गूंज रही हैं। HTS ने जेल के दरवाजे खोल दिए हैं जिसमें राजनीतिक कैदी, महिलाएं और बच्चे कैद थे। एक तरफ तो HTS सीरिया में अपना झंडा गाड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल इसके खिलाफ है, क्योंकि उसे संदेह है कि सीरिया का जो हिस्सा उसने कब्जा रखा है उस पर कहीं HTS कंट्रोल ना कर ले। वहीं अमेरिका भी वहां के इन हालातों के खुलकर मजे ले रहा है। एक तरफ कट्टर इस्लामी चरमपंथी संगठन ISIS सीरिया पर अटैक कर रहा है, तो वहीं US आर्मी सीरियाई जनता को ISIS से प्रोटेक्ट कर रही है। कुछ वक्त पहले ही US आर्मी ने 75 टेररिस्ट बेसिस को निशाना बनाया है। फिलहाल 1000 से भी ज्यादा अमेरिकी सैनिक सीरिया में मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन अटैक्स पर रिएक्शन देते हुए कहा कि सीरिया में फिलहाल कंडीशन बहुत नाजुक है, जिसका नाजायज फायदा ISIS उठा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ISIS अभी भी सीरिया में लिमिटेड लेकिन एक्टिव प्रेजेंस बनाए हुए है। इसने सीरिया के दक्षिणी और मध्य रेगिस्तानी इलाके होम्स और अल रक्का के आसपास के इलाके में अपना डेरा डाल रखा है। इसके अलावा सीरिया में ISIS ने अल होल कैंप बना रखा है, जो 53,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है। ये कैंप आतंकी गतिविधियों के लिए ISIS के पुनरुत्थान का एक बड़ा ठिकाना बना हुआ है, जो सीरिया में इस्लामी विचारधारा फैलाने पर जोर देता है। सीरिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर ISIS अपने खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम देता है। सीरिया का सिविल वॉर पूरी दुनिया के लिए एक सबक है दोस्तों, जिससे हम सीख सकते हैं कि जब अपने ही घर में गृह युद्ध छिड़ता है तो बाहरी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए हमें अलग करने की पूरी कोशिश करती हैं। स्वार्थ और जंग ने इस देश की पूरी पीढ़ी के भविष्य को ही निगल लिया है। आज सीरिया की हवाओं में ना इतिहास की कहानियां सुनाई देती हैं, ना भविष्य के सपने। वहां अगर कुछ है तो सिर्फ सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कहता है कि जब युद्ध जीतने के लिए लड़ा जाता है तो कई बार असल में अपना सब कुछ हारना पड़ता है।